हमारे आपके डिजिटल डेटा को सुरक्षा कवच मिलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक आज हुई कैबिनेट की बैठक में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी मिल गई है। जानकारी हमें सूत्रों के अनुसार मिल रही है वो कि इसी मानसून सत्र में ये बिल पेश भी किया जाएगा संसद में। डेटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरिक को एक नया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखेंगे इंडिया का जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है और वो कैसे गेम चेंजर हो सकता है हमारे कंट्री के लिए। इस केस स्टडी में हम ये समझेंगे। सबसे पहले डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल को ग्रीन लाइट मिल चुकी है कैबिनेट से और अब ये पार्लियामेंट से अप्रूव होने के रास्ते पर। ये एक बहुत बड़ी बात है, खास करके ट्रेड नेगोशिएशंस विद यूरोपियन यूनियन के लिए और उनके जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के लिए, जो कि GDPR भी कहते हैं। इसके ऊपर भी कुछ डिबेट और क्रिटिसिज्म चल रहे हैं अभी, खास करके एग्जाम्पशन जो गवर्नमेंट दे रही है इस बिल में और जो रोल है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का, वो सब कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि नॉन पर्सनल डेटा और पर्सनल डेटा में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि पूरे केस स्टडी में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो नॉन पर्सनल डेटा वो होता है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करता एज इंडिविजुअल। कहने का मतलब है ये डी आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो हमें रिस्पेक्ट करती है एज अ प्राइवेसी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई डीमार्ट मार्केट जाते हैं या सुपर मार्केट जाते हैं कोई भी, तो वो एक डेटा कलेक्ट करते हैं कि कितने कस्टमर डेली आ रहे हैं उनके स्टोर में, विदाउट नोइंग कि वो कौन है। वो नहीं जानते कि कौन है, बट ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोग आए। तो ये जो डेटा है ये नॉन पर्सनल डेटा है। पर वहीं पर्सनल डेटा वो होता है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई करता है हमें एज ए इंडिविजुअल। तो जो हमारा नाम हुआ, एड्रेस हुआ, ईमेल हुआ, फ़ोन नंबर हुआ, इवन हमारा IP एड्रेस हुआ या सोशल सिक्योरिटी नंबर हुआ, तो ये सब कुछ पर्सनल है और इससे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल क्या है? सबसे पहला ये एक सेटअप करना चाहते हैं सॉलिड लीगल फ्रेमवर्क जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकें हमारे डिजिटल पर्सनल डेटा को। सेकंड, जो राइट टू प्राइवेसी है उसको नीड जो हमारे लॉफुल डेटा प्रोसेसिंग है उसके साथ बैलेंस करना ज़रूरी है। थर्ड, रेगुलेट करना है कि जो हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा है वो कैसे हैंडल किया जा रहा है, उसे ऑनलाइन कलेक्ट कर रहे हैं या ऑफलाइन कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद डिजिटाइज कैसे कर रहे हैं। फोर्थ, हमें राइट्स देना, लाइक हम अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें, मिस्टेक्स करेक्ट कर सकें, डिलीट कर सकें हमारे डेटा, और अगर हमारे कोई भी ग्रीवेंसेस है तो उसे रिजॉल्व कर सकें। फिफ्थ, एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्रिएट करना ताकि ये मेक श्योर करे कि जो भी रूल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इस डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल में 6 टाइप ऑफ पेनल्टीज़ है, जिसमें मैक्सिमम पेनल्टी 500 करोड़ तक की है और मतलब 500 करोड़ हाईएस्ट फाइन है जो कि इम्पोज किया जा सकता है किसी भी डेटा फिड्यूसरी पे फॉर नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ द बिल। डेटा फिड्यूसरी क्या है? पर डेटा फिड्यूसरी समझ लो डेटा गार्जियन जैसे होते हैं। डेटा फिड्यूसरी एक एंटिटी है, लाइक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, जो कलेक्ट करेगी और हैंडल करेगी हमारा पर्सनल डेटा हमारे बिहाफ पे। तो इसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से समझो, जैसे एग्जांपल हुआ फेसबुक या ट्विटर। तो ये डेटा फिड्यूसरीज हैं, ये वो हैं जो हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और प्रोसेस करते हैं। एक और बात है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट या UNCTAD जिसे कहते हैं, एस्टिमेटेड है कि 137 आउट ऑफ 194 कंट्रीज ऑलरेडी अपने लेजिस्लेशन में प्रोटेक्शन डेटा प्राइवेसी रिलेटेड बिल ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अफ्रीका में 61% कंट्रीज, जो कि 33 हो गई आउट ऑफ 54, ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके डेटा प्रोटेक्शन लॉज को। और एशिया में 57% ऑफ कंट्रीज, मतलब 34 आउट ऑफ 60। और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके अंदर 48%, मतलब 22 आउट ऑफ 46 कंट्रीज ऑलरेडी डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉज को इम्प्लीमेंट कर चुकी है। नाउ हाइलाइट्स एंड एनालिसिस। फर्स्ट, नोटिस एंड कंसेंट। ये रिलेटेड है कि जो हमारा डेटा है उसको यूज़ करने से पहले हमारी परमिशन लेनी होना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा किस लिए और आखिर लिया ही क्यों जा रहा है। और अगर हमारा माइंड चेंज हो गया तो हम उसे मैनेज या विड्रॉ भी कर सकते हैं कंसेंट मैनेजर के थ्रू। सेकेंड, डेटा फिड्यूसरीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो डेटा फिड्यूसरीज हैं उन्हें हमारा डेटा बहुत ध्यान से हैंडल करना होगा
उन्हें एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। तो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है? तो हर ऑर्गेनाइजेशन को एक हीरो चाहिएगा हमारा डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहीं डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर आता है। वो डेजिग्नेटेड पीपल होंगे एक कंपनी में जो मेक श्योर करेंगे कि जो कंपनी है वो डेटा प्रोटेक्शन रूल्स ढंग से हैंडल कर रहे हैं, और कोई भी अगर डेटा रिलेटेड इश्यूज है तो उसे भी सही से एड्रेस कर रहे हैं। तो अगर हमें कुछ भी कंसर्न होता है हमारे डेटा के रिलेटेड, तो हमें डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को अप्रोच करना होगा। और जो कुछ बड़े जाइंट्स हैं जिन्हें बिग शॉट्स कह सकते हैं, उन्हें एक इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा जो रेगुलर ऑडिट्स करेंगे, ये मेक श्योर करने के लिए कि जो कंपनीज है वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं और हमारे प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कुछ खिचड़ी नहीं पका रहे। तो थर्ड, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स। अच्छा, पर स्टार्ट करने से पहले डेटा प्रिंसिपल क्या है? डेटा प्रिंसिपल सिंपल एक इंडिविजुअल है जिसका पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और जो प्रोसेस किया जा रहा है डेटा फिड्यूसीज के तहत। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो हमारा नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फो हम डालते हैं उसमें, तो उस केस में हम डेटा प्रिंसिपल हो गए। तो इसके साथ साथ हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बेकार में कुछ कंप्लेन ना करें, पर हमारे पास राइट्स भी है हमारा डेटा एक्सेस करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और कंप्लेन भी करने के लिए अगर कुछ गलत हो जाता है। फोर्थ, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। इसे एक पुलिस फोर्स जैसे समझ लो। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक अथॉरिटी होगी जो ध्यान रखेगी कि डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस एनफोर्स किए जा रहे हैं और उन्हें सेफगार्ड भी किया जा रहा है, जैसे राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल। ये एक नज़र रखेंगे कि जो डेटा प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। इसको यूके में इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिसर भी मान सकते हैं, ये काफ़ी सिमिलर है। फिफ्थ, पेनल्टीज। अगर कोई कंपनी या कोई डेटा प्रोड्यूसर रूल्स फॉलो नहीं करते, दे कैन फेस पेनल्टीज, और जो कि हाईएस्ट 500 करोड़ तक हो सकता है। और इस फाइन के कारण उन्हें हमारा डेटा यूज़ करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा कि सही तरीके से यूज़ तो करना है। सिक्स्थ, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। अब इसमें एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज होगी जहां हमारा डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पर हमारे कंसेंट के बाद ही। सिग्निफिकेंस ऑफ द बिल। तो ये जो बिल है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एड्रेस कर रहा है जो हमारे गैप हैं करंट डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में। ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन को गवर्नमेंट डेटा हैंडलिंग में लेके जा रहा है और मोर ऑब्लिगेशन ला रहा है जो हमारे डेटा को डील कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डिज़ाइन ऐसे किया है कि ईजियर टू अंडरस्टैंड है और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा सके। और ये रिकॉग्नाइज भी कर रहा है जो हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है और हमारी जो प्राइवेसी है उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये हमें एम्पावरमेंट दे रहा है। और इसे कुछ बिग जो टेक कंपनीज हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज। उसकी डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि हर चीज़ में इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, इसमें भी है। तो लिमिटेशंस क्या क्या है? पहला, टाइम कंस्ट्रेंट। इस बिल में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि अगर हमने बोल दिया कि हमारा डेटा डिलीट करो, हमने विड्रॉ कंसेंट दे दिया, तो कितने टाइम में उन्हें डिलीट करना होगा कंपनीज़ को या प्रोड्यूसर्स को, ये कहीं भी मेंशन नहीं कर सकता। तो उन्हें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई इतने टाइम में डिलीट करना पड़ेगा, वरना तो मैंने बोला कि यार आज डिलीट करना है, कर रहे 2 साल बाद में, तो क्या फ़ायदा होगा। सेकेंड, अनसर्टेन पावर सेल। बिल को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि जो कंपोजिशन और स्ट्रेंथ है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की वो क्या है, क्योंकि हमें चाहिए कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंडिपेंडेंट हो और इफेक्टिव भी हो, वरना तो बाकी चीज़ें जैसे हो जाएगा। थर्ड, पेनल्टीज। तो सिर्फ फोकस करने पे कि सिवियरिटी ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस पे, उन्हें इस पर भी एड्रेस करना पड़ेगा कि नॉन कॉम्प्लायंस क्या है। फोर्थ, एग्जेम्पशंस गैलोर। अब इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है कुछ डेटा प्रोड्यूसर्स को, और जो प्रोसेसिंग है उसे भी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, ये कह के कि प्रिवेंशन या इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो उन्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि कहीं इस चक्कर में वो डेटा प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशन पे पानी ना डाल दें। फिफ्थ, मिसिंग राइट्स। हम कुछ क्रूशियल राइट्स को भी मिस कर रहे हैं, जैसे कि डेटा पोर्टेबिलिटी और राइट टू बी फॉरगॉटन। तो हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ राइट्स मिस किया। अब थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं
कि बाकी ग्लोबल मॉडल्स क्या हैं। तो सबसे पहला आता है यूरोपियन मॉडल, जिसे GDPR भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था। इसे बॉस मानते हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉज का। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, पर फिर भी इसे भी कुछ क्रिटिसिज्म फेस किए हैं, पर फिर भी इसे स्टैंडर्ड मानते हैं डेटा प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड में। सेकेंड आता है US मॉडल। तो US मॉडल पूरा यही है कि पर्सनल स्पेस को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट से। वो डेटा कलेक्शन अलाउ करते हैं, पर तब तक ही जब तक हमें पता है कि क्या चल रहा है वहाँ। GDPR से इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बट यही है। थर्ड, चाइना मॉडल। अब चाइना का तो क्या ही बताऊँ। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी लॉज है, जिसे एक ये पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ भी बोलते हैं, PIPL। अब ये इनका डेटा मिसयूज़ करने का प्रिवेंशन का तरीका है। बाकी चाइना के मामले में तो मुझे शायद ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है। इसको मैं सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो इंडिया का जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, एक सही दिशा में स्टेप है, पर इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो होप करते हैं कि गवर्नमेंट इसे फाइन ट्यून कर ले, तो हमें बेस्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल मिल सके, जो कि पॉसिबल हो। मैं कुछ स्टडी मटेरियल अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इस बिल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और एक सिटीजन होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस बिल को अच्छे से समझें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस बिल के बाद। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ताकि यूट्यूब खुश हो जाए। और मोर इंसाइटफुल केस स्टडीज़ के लिए प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।